पिछले 3 सालों में एज ऑफ 29 अप्रैल 2024 आईटी सेक्टर सभी मेजर इंडाइसेस में वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। S&P BSE आईटी इंडेक्स ने सिर्फ 9.02% पर एनम रिटर्न्स दिए हैं, सेंसेक्स के 14.3% पर एनम रिटर्न्स के मुकाबले। आईटी सेक्टर के रिटर्न्स का कंपैरिजन अगर कैपिटल गुड सेक्टर के रिटर्न से करें, जो उस पीरियड का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, उसने 45.47% पर एनम रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं तो आपको भी आईटी सेक्टर में स्लो डाउन का सामना करना पड़ा होगा। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आगे क्या उम्मीद की जाए। क्या ये आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का समय है? और अगर है तो आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स होने चाहिए? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हमारा फोकस एरिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, जिसे पॉपुलरली आईटी सेक्टर कहा जाता है। हमारे पास बिगिनर्स के लिए 5 मिनट फाइनेंस के नाम से भी एक चैनल है। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आइए शुरुआत करते हैं एक क्विक एनालिसिस से और जानते हैं कि आईटी सेक्टर में मीडियम टर्म अंडर परफॉर्मेंस की वजह है क्या। पिछले कुछ सालों में इंडियन आईटी सेक्टर में एक स्लो डाउन देखा जा रहा है। इसका मेन रीजन डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में डिमांड एनवायरनमेंट है। अब इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए आउटसोर्सिंग डिमांड ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज से ही आती है और पिछले कुछ सालों में कई फैक्टर्स ने डेवलप्ड मार्केट्स को इम्पैक्ट किया है। इनमें जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और यूएस में 2023 के शुरुआती दौर का बैंकिंग क्राइसिस एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। इन फैक्टर्स ने इंडियन आईटी कंपनीज के ओवरसीज क्लाइंट्स को अपनी स्पेंडिंग को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। जाहिर है ये कॉशननेस इंडियन आईटी सेक्टर में भी दिखाई दे रही है, जिसके कारण डिमांड शार्पली कम हो गई है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हायर डिमांड, जो कई टेक कंपनीज ने कोविड पीरियड के दौरान देखा। इसने उन्हें ओवरस्पेंड और ओवर हायर करने के लिए मोटिवेट किया। अब जैसे जैसे चीजें नॉर्मलाइज हो गई, टेक कंपनीज की बनाई एक्सेस कैपेसिटीज का यूज कम होता जा रहा है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ नंबर्स को देखें तो चीजों को समझने में मदद मिल सकती है। सभी कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ में शार्प डिक्लाइन देखा गया। डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ घटकर सिंगल डिजिट पर आ गई। विप्रो और एलटीआई माइंडट्री के लिए सिचुएशन काफी खराब रही है। पिछले 12 महीने के पीरियड में विप्रो की रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव 0.8% हो गई। एलटीआई माइंडट्री की रेवेन्यू ग्रोथ मार्च 2022 में 111% से घटकर पिछले 12 महीनों में सिर्फ 7.03% रह गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन आईटी कंपनीज ही स्लो डाउन के कारण सफर कर रही हैं। इस साल मार्च में यूएस आईटी कंपनी एक्सेंचर ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 2 से 5% से घटाकर 1 से 3% कर दिया। डिमांड अनसर्टेनिटी के बीच इंडियन आईटी सेक्टर ने भी अपनी हायरिंग में कटौती की है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईटी सेक्टर की टॉप 6 कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में कुल मिलाकर 72,000 से ज्यादा जॉब्स कट की हैं। ओके, तो रिसेंट अर्निंग्स कॉल में आईटी बॉसेस ने क्या कहा जो हमें ये समझने में हेल्प कर सकता है कि आईटी सेक्टर किस ओर जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, आईटी कंपनीज के लिए ग्रोथ का नेक्स्ट फेज कहां से आएगा। टीसीएस के सीईओ और एमडी के कृतिवासन ने कहा कि एंटरप्राइजेस के लिए प्रायोरिटीज वाले की एंगेजमेंट थीम्स में क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, एआई एनेबलमेंट, कस्टमर एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एनहांसमेंट, business process optimization, sustainability and early stage AI infused transformational engagements included हैं। उन्होंने ESG को भी मेंशन किया और कहा कि इसने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैक्शन गेन किया है और ये एक क्रूशियल इन्वेस्टमेंट बनता जा रहा है। उन्होंने जेनरेटिव AI को लेकर सब्सटैंशियल एक्साइटमेंट को भी हाईलाइट किया। इन्फोसिस की अर्निंग्स कॉल में भी जेनरेटिव AI एक मच टॉक्ड अबाउट थीम था। कंपनी के सीईओ और एमडी सलिल पारेख ने कहा कि वो जेनरेटिव एआई के काम के लिए अपने क्लाइंट्स के बीच एक्सीलेंट ट्रैक्शन देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंपनी ने पब्लिक डोमेन में जेनरेटिव एआई एलएलएम्स में से एक का यूज करके कोड की 3 मिलियन से ज्यादा लाइंस तैयार की हैं। कंपनी ने अपनी सर्विसेज में जेनरेटिव एआई को इंक्लूड किया है और अपनी हर एक ऑफरिंग के लिए प्लेबुक्स डेवलप की है। विप्रो के न्यूली अपॉइंटेड सीईओ और एमडी श्रीनिवास पालिया ने ग्रोथ में तेजी लाने की इमीडिएट प्रायोरिटी को हाईलाइट किया।
उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में उन्होंने जिस भी क्लाइंट से बात की वो अपने बिजनेस के फ्यूचर को शेप देने के लिए एआई का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल एआई रेडी होना कंपनी के 5 फोकस एरियाज में से 2 में इंक्लूडेड है। इसे शॉर्ट में कहें तो करंटली आईटी कंपनीज में ग्रोथ चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसे पॉकेट्स भी हैं जो आने वाले समय में ग्रोथ में तेजी ला सकते हैं और इसमें एक की एरिया एआई है। 1 अप्रैल 24 को अपने सेक्टोरल अपडेट में कोटक सिक्योरिटीज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आईटी कंपनीज के लिए 4th क्वार्टर वीक रहेगा। हालांकि उसे उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 मॉडरेटली बेटर होगा। 2 अप्रैल 2024 को रिलीज्ड अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4th क्वार्टर में आईटी सेक्टर की ग्रोथ विल बॉटम आउट। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसमें ग्रेजुअल रिकवरी दिखाई दे सकती है। अब रिसेंटली टॉप आईटी कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2024 के 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। सो लेट्स असेस कि क्या रिकवरी के कोई साइंस हैं। आइए मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 आईटी कंपनीज के 3 मैट्रिक्स देखें: रेवेन्यू ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, एक्सेप्शनल्स एंड टैक्स एंड चेंज इन मार्जिन्स। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ आती है। आइए पहले सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करें। ज़्यादातर कंपनीज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू ग्रोथ में गिरावट देखी है, लेकिन यहाँ 2 नोटेबल केस हैं, टीसीएस और विप्रो। पिछले 2 क्वार्टर्स में टीसीएस की रेवेन्यू ग्रोथ मोर और लेस स्टेबल रही है और विप्रो की रेवेन्यू ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हुआ है, भले ही ये साल में ज़्यादातर समय नेगेटिव रही हो। आइए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 4 क्वार्टर्स का रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें। अगेन यहाँ भी रेवेन्यू ग्रोथ डाउनवर्ड्स रही है, लेकिन ये बात नोटेबल है कि एलटीआई माइंट्री को छोड़कर जहाँ स्लोप अभी भी काफ़ी स्टीप है, ज़्यादातर टॉप प्लेयर्स के लिए ये बॉटम आउट हो चुका है। ये बॉटमिंग आउट एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, एक्सेप्शनल्स एंड टैक्सेस आता है। हम इस मेट्रिक को एज एबिट एंड एक्सेप्शनल्स एड्रेस करेंगे। आइए पहले सीक्वेंशियल ग्रोथ देखें। यहाँ 5 में से 3 कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में अप ट्रेंड देखा गया है। एचसीएल टेक और एलटीआई माइंट्री ने एबिट और एक्सेप्शनल्स में डिप इन ग्रोथ देखी है। 18.3% पर इन्फोसिस की ग्रोथ बाकियों से अलग है। आइए ईयर ओवर ईयर डेटा भी चेक करें। वही ट्रेंड यहाँ भी दिखाई दे रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के एबिट एंड एक्सेप्शनल्स में रिकवरी दिखाई दे रही है और एचसीएल टेक और एलटीआई माइंट्री रीसेंट क्वार्टर्स में गिरावट दिखाई दे रही है। इन्फोसिस ने 21% से ज़्यादा की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड की है। लास्टली आइए क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज से शुरुआत करते हुए मार्जिन्स को चेक करें। 5 कंपनीज में से 3 टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो में मार्जिन एक्सपेंशन का पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है। एलटीआई माइंट्री और एचसीएल टेक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अभी तक इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है। इन्फोसिस का मार्जिन एक्सपेंशन काफ़ी नोटेबल है। कंपनी के मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4.75 परसेंटेज पॉइंट्स एक्सपैंड हुए हैं। ईयर ओवर ईयर नंबर्स क्या कहते हैं? सो सिमिलर ट्रेंड यहाँ भी विजिबल है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने अपने मार्जिन एक्सपेंशन में अप ट्रेंड रजिस्टर किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4.46 परसेंटेज पॉइंट्स के एक मार्जिन चेंज के साथ इन्फोसिस यहाँ भी आगे है। इस डेटा को इन एग्रीगेट कैसे देखें? हालांकि रिकवरी इवन नहीं है, लेकिन ऐसे साइंस हैं जिससे लगता है कि ऐसा होना शुरू हो गया है, खासकर जब ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ नंबर्स हैव बॉटम्ड आउट। टॉप आईटी कंपनीज में से टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो बेहतर करती नजर आ रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको अब आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर हाँ, तो आप इस सेक्टर में बेस्ट स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं? आइए नेक्स्ट इसे देखते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग शुरू करने का ये सही समय है। आईटी मेजर्स के रीसेंट रिजल्ट टर्न अराउंड इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ओवरसीज कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट आईटी रिकवरी को डीरेल कर सकता है। इसीलिए आईटी स्टॉक्स में अपनी समझ से इन्वेस्ट करें, सिर्फ इस एनालिसिस पर रिलाय ना करें और ये सेक्टर किस तरफ जा रहा है इसके बारे में अपना खुद का रिसर्च भी करें। फॉर एग्जाम्पल, आईटी सेक्टर ने 2016, 2017, 2019 और 2022 में सेंसेक्स से भी खराब परफॉर्म किया, लेकिन इसने 2018, 2020, 2021 और यहाँ तक कि 2023 में सेंसेक्स से काफ़ी बेटर परफॉर्म किया। इसीलिए अगर आप आईटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जान लें कि समय समय पर ये अंडर परफॉर्म करेगा। पीरियोडिक अंडर परफॉर्मेंस को इस सेक्टर के एक नॉर्म की तरह कंसिडर करें। और ये समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आईटी सेक्टर डेवलप्ड मार्केट से काफ़ी क्लोजली जुड़ा हुआ है।
टेक्नोलॉजी के एवर इवॉल्विंग, एवर ट्रांजिएंट नेचर को नहीं भूलना चाहिए। ये सेक्टर ड्रामेटिक चेंजेस के लिए बदनाम है जो वर्चुअली ओवरनाइट हो सकते हैं। ChatGPT इसका एक एग्जाम्पल है। अब अगर आप इस सेक्टर के एक्सपोजर का अल्ट्रा सिंपल तरीका चाहते हैं तो आप IT इंडेक्स पर किसी भी ETF को कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT को कंसिडर करें। इस ETF में TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक एंड LTI माइंडट्री जैसे सेक्टर बेलवेदर्स के साथ 10 IT स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं जिनके बारे में हमने कुछ समय पहले डिस्कशन की थी। ये ETF या इसी तरह के सिमिलर ETFs आपको सिंपलेस्ट मैनर में लार्जेस्ट IT कंपनीज में एक्सपोजर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक IT स्टॉक पिक करना चाहें तो क्या करेंगे? वेल ऑफ कोर्स आप कंपनीज का एनालिसिस उनके फंडामेंटल्स, बिजनेस स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट स्ट्रेंथ एटसेट्रा के बेसिस पर कर सकते हैं। लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए हम एक फ्रेमवर्क सजेस्ट कर रहे हैं जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, जिन स्टॉक्स पर हमने अब तक डिस्कशन किया है या जिन शेयर्स पर हम अब डिस्कशन करेंगे वो हमारी रिकमेंडेशंस नहीं है। इस वीडियो का पर्पस स्टॉक रिकमेंडेशंस देना नहीं है, बल्कि ये आपको सफिशिएंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने लिए बेस्ट सूटेड स्टॉक्स चुन सकें। साथ ही हम जिस फ्रेमवर्क को सजेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए अल्टीमेट फ्रेमवर्क नहीं है, ना ही ये फेवरेबल इन्वेस्टमेंट आउटकम की गारंटी देता है। आप कभी भी इस फ्रेमवर्क में चेंजेस कर सकते हैं या अपना खुद का फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। यहाँ आइडिया सिर्फ लॉजिकल और रीजनेबली प्रॉमिसिंग स्टॉक पिकिंग अप्रोच पर डिस्कशन करना है। ये जानते हुए कि IT सेक्टर स्लो डाउन से गुजर रहा है, आप 2 तरह की कंपनीज कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 1, फंडामेंटली साउंड कंपनीज जो इस समय लीन फेज से गुजर रही हैं। नंबर 2, वो कंपनीज जो स्लो डाउन के ट्रेंड से बचने में सक्सेसफुल रही हैं। आइए पहले देखते हैं कि आप फंडामेंटली सॉलिड कंपनी सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं जो करंटली डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस कर रही हैं। इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा रेवेन्यू ग्रोथ। आप उन कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनकी पिछले 12 महीने की रेवेन्यू ग्रोथ उसके पहले के 12 महीने से कम है। इसलिए 2023 और 2024 के बीच रेवेन्यू ग्रोथ 2022 और 2023 के बीच से कम होनी चाहिए। ये इस बात को इंश्योर करेगा कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ स्लो हो गई है। इस तरह से बनाई गई लिस्ट में से आप पुअर क्वालिटी स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए कुछ क्वालिटी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। IT कंपनीज के लिए एक यूजफुल क्वालिटी मैट्रिक इक्विटी पर रिटर्न है। ये प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करके हासिल किया जाता है। अब अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स पर हमारा वीडियो देखा है तो आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ एम्प्लॉयड कैपिटल पर रिटर्न या ROCE को कंसिडर क्यों नहीं किया। वेल, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ROCE तब ज़्यादा रेलिवेंट है जब कैपिटल स्ट्रक्चर में कंसिडरेबल डेट हो। IT कंपनीज के मामले में डेट लेवल्स यूजुअली लो होते हैं और ये कंपनीज एसेट लाइट होती हैं, इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेट्रिक है। चलिए 3 साल के एवरेज ROE का थ्रेशोल्ड 15% से ज़्यादा सेट करें। और हाँ, जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, सिर्फ उनको कंसिडर करके बहुत छोटी कंपनीज को रिमूव कर दें। अब जब हमने इस फ्रेमवर्क को लिस्टेड IT कंपनीज के यूनिवर्स में अप्लाई किया तो हमें 37 नेम्स मिले। ये नाम आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये एक बड़ी लिस्ट है और समझा जा सकता है कि IT सेक्टर की ज़्यादातर कंपनी स्लो डाउन की वजह से सफ़र कर रही हैं। पिछले 1 साल में इन स्टॉक्स से मीडियन रिटर्न्स करीब 28% रहे। इस दौरान सेंसेक्स का रिटर्न 20% रहा। इसीलिए स्लो डाउन के बावजूद भी इन कंपनीज का परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट रिकवरी की ओर जा रहा हो। वेल, ये आपके लिए सोचने की बात है। और डिटेल्स में जानने के लिए आप इस लिस्ट का यूज़ अपने रिसर्च यूनिवर्स के तौर पर कर सकते हैं। इसे और ट्रिम करने के लिए आप इस लिस्ट पर एडिशनल क्राइटेरियाज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे वैल्यूएशंस या मार्जिन्स या कैश फ्लोज एटसेट्रा। या आप ROCE कट ऑफ को 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं, या आप सेल्स ग्रोथ में गिरावट के लिए एक लिमिट सेट कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस 10% या उससे ज़्यादा। ओके, अब स्टॉक्स के दूसरे सेट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी उन कंपनीज को जिन्होंने स्लो डाउन ट्रेंड नहीं देखा, आपको बस फर्स्ट रेवेन्यू ग्रोथ क्राइटेरियन को थोड़ा चेंज करना होगा। अब आप उन कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं जिनकी पिछले 12 महीनों की रेवेन्यू ग्रोथ उसके पहले के 12 महीनों की रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा है। अब जब हमने इन क्राइटेरिया को अप्लाई किया तो हमें एक लिस्ट मिली जो अब आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सिर्फ 9 स्टॉक्स हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए मोस्ट वर्दी स्टॉक्स चुनने के लिए इस लिस्ट को एज स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि इनमें से कई स्टॉक्स ने पिछले 1 साल में अच्छा रिटर्न भी दिया है। इस लिस्ट का मीडियन 1 ईयर रिटर्न 77% है, जो काफ़ी टेम्पटिंग है। इससे पता चलता है कि इनमें से कई स्टॉक्स का वैल्यूएशन बढ़ा हुआ हो सकता है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप इस लिस्ट को और रिफाइन करने के लिए इसमें एडिशनल क्राइटेरिया जोड़ सकते हैं। हालांकि ये ऑलरेडी काफ़ी छोटी लिस्ट है। इससे पता चलता है कि स्लो डाउन एस्केप करने वाली कंपनीज बहुत ही कम हैं। लेकिन प्लीज़ इन लिस्ट्स के स्टॉक्स को रिकमेंडेशन ना माने, ये सिर्फ हमारे सुझाए गए फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल देने के लिए ही हैं। इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने दोनों लिस्ट को मिलाकर एक शीट तैयार की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप शीट डाउनलोड कर सकते हैं और इन कंपनीज से अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। एंड विद दिस इट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम आगे कौन सा टॉपिक कवर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.